Before watching this video, subscribe our channel, press on bell icon to get more updates. वेलकम टू फार्मर नर्ड। आज जिस ड्रग को हम डिस्कस करेंगे वो है एट्रोपिन। इससे पहले मैंने लिग्नोकैन और लिग्नोकैन, ब्यूपिकैन, कीटामीन, डिफरेंट जनरल एनेस्थेटिक और डिफरेंट लोकल एनेस्थेटिक्स के ऊपर वीडियो बनाई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आज की वीडियो हमारी एट्रोपिन के ऊपर है। एट्रोपिन बुनियादी तौर पे एक सिडेशन के प्रोसेस के अंदर यूज होती है, जो शॉर्ट टर्म सिडेशन प्रोसेसेस होते हैं, या एनेस्थीसिया की प्री मेडिकेशन के तौर पर भी एट्रोपिन को यूज किया जाता है। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कि एट्रोपिन जो है इसके अंदर कौन कौन से, इसके क्या क्या, इसकी फार्माकोलॉजी क्या है, इसके इंट्रैक्शंस क्या हैं, इसके बारे में और डिफरेंट इंफॉर्मेशंस हम देखते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तलहा मिराज है, ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। जेनेरिक नेम एट्रोपिन, केमिकल नेम 1s5r 8 मिथाइल 8 एजा बाइसाइक्लो 321 octane 3 आइल 3 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल प्रोपानेट। ये एट्रोपिन का केमिकल स्ट्रक्चर। उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात की जाए तो C17H23 NO3, मॉलिक्यूलर वेट 289.4 ग्राम पर मोल। ड्रग कैटेगरी एनेस्थेटिक, प्री मेडिकेशन एजेंट, एंटीकोलिनर्जिक, टॉक्सिसिटी एंटीडोट। डिस्क्रिप्शन बुनियादी तौर पर एट्रोपिन एक एल्कोलाइड है जो कि एट्रोपा बेलाडोना से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो एट्रोपा बेलाडोना का प्लांट होता है वो सोलिनेसी फैमिली के अंदर आता है। और एट्रोपिन की जो सोल्यूशन है वो बेसिकली लो हार्ट बीट के सिम्टम को ट्रीट करने के लिए, स्लाइवेशन को रिड्यूस करने के लिए, ब्रोंकल सिक्रीशंस को जो कि सर्जरी के दौरान होती हैं उनको रिड्यूस करने के लिए, और कोलिनर्जिक ड्रग्स जो है या मशरूम पॉइजनिंग या ऑर्गेनोफेसोइड्स की जो पॉइजनिंग होती है उसको ट्रीट करने के लिए, और एट्रोपिन को अलग से और अदर मेडिकेशन के कॉम्बिनेशन के साथ भी दिया जाता है। और इसके अलावा और जो इसके अंदर बातें नहीं लिखी जैसे मेड्रेसिस है या और डिफरेंट है, उनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो एट्रोपिन है उसकी सोल्यूशन को एंटीकोलिनर्जिक और एंटीस्पाज्मोटिक की क्लास के अंदर, ड्रग्स की क्लास के अंदर कहा जाता है। कंटेंट की बात करें तो 50 माइक्रोग्राम, 500 माइक्रोग्राम और 0.6 mg, 1 mg पर ml के इंजेक्शन के अंदर 0.4 mg, 1% आई ड्रॉप और 1% आई ऑइंटमेंट के अंदर भी अवेलेबल होता है। जिनमें से काफ़ी सारे इंजेक्शन जो उनसे हैं वो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं, कुछ डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अवेलेबल है। पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंजेक्शन यूज़ किया जाता है वो 1 mg पर 1 ml वाला इंजेक्शन यूज़ होता है, और यही ज़्यादातर रजिस्टर होता है। अगर हम इसकी फार्माकोलॉजी की बात करें तो सलाइवा की सिक्रीशन को, म्यूकस की सिक्रीशन को और एयरवेज की जो सिक्रीशन होती हैं सर्जरी के दौरान उनको रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्पाज्म जो कि स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लेडर और अदर ऑर्गन के स्पाज्म होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और एंटीडोट्स होता है सर्टेन टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग का, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद एट्रोपिन का जो उनसे है वो ऑफ लेबल भी काफ़ी यूजेस हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन एंड मेडिकेशन गाइडलाइंस। एट्रोपिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। ये कॉम्पिटेटिवली एसिटाइल कोलिन के साथ जो उसके ऑटोनोमिक इफेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर, प्रोस्टाग्लैंडिन नर्व्स के ऊपर ये अटैच होता है, जिसकी वजह से ये मुस्कुलिनिक इफेक्ट को और कोलिनर्जिक पॉइजनिंग कोज करने वाले एजेंट को कोलिनिस्ट्रियस इनहिबिटर के एक्टिविटी के साथ उसके एक्ट करके कॉम्पिटेटिव जो एंटागोनिस्ट होता है एसिटाइल कोलिन का, उसको एक्ट करके इसके मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स पे इनकी जो सिक्रीशंस होती हैं उसको ब्लॉक कर देता है, और ये एसिटाइल कोलिन के जो एक्शन है उसको ब्लॉक कर देता है। तो अगर हम आसान जुबान के अंदर अगर एक लाइन के अंदर मैं आपको इसकी समझाना चाहूँ तो जो एट्रोपिन होता है ये कॉम्पिटेटिवली कम्पीट करता है, कॉम्पिटेटिवली इनहिबिट करता है एसिटाइल कोलिन को,
जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन के एक्शन ब्लॉक हो जाता है और सिक्रीशंस जो सी हैं वो कम हो जाती हैं इन सिंपल लाइन। और इस तरह ये स्लाइवेशन को और ब्रोंको ट्रैकियोब्रैंकियल सिक्रीशंस को, ब्रैकिकार्डिया और हाइपोटेंशन को ट्रीट करने के अंदर यूज होता है। ये एसिटाइल कोलिन के साथ कम्पिटिटिव इनहिबिट जो इसके रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर जाकर बाइंड किया, एसिटाइल कोलिन के साथ इसने कम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर गया और एसिटाइल कोलिन के जो उनसे एक्शन है उसको ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से स्लाइवेशन और ब्रोंकोट्रैकियल सिक्रीशंस और ब्रैकिकार्डिया और हाइपोटेंशन को इसने ट्रीट कर दिया। एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो रैपिडली एब्जॉर्ब, वेल एब्जॉर्ब इन इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके साथ ब्लड के अंदर भी ये रैपिडली डिसअपियर हो जाता है और ये बॉडी के तकरीबन तमाम बॉडी टिश्यूज और फ्लूइड के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है काफ़ी अच्छे से। और अगर हम इसकी एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो इसकी मेजर जो सबसे ज़्यादा इसकी एब्जॉर्प्शन होती है ये अपर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है जब हम इसको ओरली देते हैं। अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसकी 14 to 22% प्रोटीन बाइंडिंग है और थ्रू आउट द बॉडी और अक्रॉस दी, और ये क्रॉस कर जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर को भी, जो कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है इसकी कितनी ज़बरदस्त किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम इसके मेटाबॉलिज्म की बात की जाए तो ये जो ड्रग है ये एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस के थ्रू हमारे लिवर से एक्सक्रीट आउट होता है। इसका 30 to 50% जो है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है और अनचेंज जो एट्रोपिन है वो एक्सक्रीट आउट होता है। इसके मेजर मेटाबोलाइट्स की बात करें तो ट्रोपिक एसिड, ट्रोपीन और जो के और इसके अलावा ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेट्स भी इसके मेटाबोलाइट्स में आते हैं। एक्सक्रीशन 30 to 50% यूरिन के थ्रू और स्मॉल अमाउंट इसकी एलिमिनेट होती है कार्बन डाइऑक्साइड और फीसेस के थ्रू। 3 to 5% अनचेंज, 30 to 5% अनचेंज इन यूरिन, 3 गलती से लिखा गया इसके अंदर। और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर और क्लियरेंस के ऊपर हमारे पास कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। उसके बाद अगर हम इसकी बायोलॉजिकल हाफ लाइफ की बात करें तो 3 आवर प्लस माइनस 0.9 आवर इन एडल्ट्स, और हाफ लाइफ ऑफ एट्रोपिन इज स्लाइटली शॉर्टर इन फीमेल्स देन मेल्स। तो जो औरतें होती हैं उनके अंदर इसकी हाफ लाइफ थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू मेल्स। सर्विस लेवल कैटेगरी की बात करें, प्राइमरी हॉस्पिटल, सेकेंडरी हॉस्पिटल, टर्शियरी हॉस्पिटल के अंदर ये यूज होता है। ये शेड्यूल ई की ड्रग है अकॉर्डिंग टू द पंजाब ड्रग रूल्स 2007, इसलिए इसको लॉग के अंदर रखते हैं। और अगर इसकी कंसंट्रेशन 0.15% से किसी भी ड्रग में ज्यादा हो तो ये टॉक्सिसिटी या पॉइजन कोज कर सकता है। हाई अलर्ट मेडिकेशन है, इसलिए इसका जो इसको यूज है वो इंतहाई एहतियात से करना चाहिए। एमरजेंसी ड्रग लिस्ट में भी आती है। एमरजेंसी ड्रग लिस्ट उस ड्रग लिस्ट को कहते हैं या क्रैश कैट को कहते हैं जो हर वक्त हॉस्पिटल के अंदर एमरजेंसी रैक के अंदर मौजूद होती हैं, ताकि अगर कोई पेशेंट है जिसको सीवियर एमरजेंसी कंडीशन है तो उसको उस वक्त यूज किया जा सके। इंडिकेशन की बात करें तो एनेस्थीसिया की प्री मेडिकेशन ब्रोंकोस्पाज्म, उसके बाद ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामाइड पॉइजनिंग, मेड्रियासिस, साइक्लोप्लेजिया, यूवेटिस, साइलोरा, उसके बाद प्लाइरोस्पाज्म, उसके बाद अदर जीआईटी कंडीशंस के अंदर भी ये यूज होता है, इसकी इंडिकेशन है। अगर हम इसकी एनेस्थीसिया की प्री मेडिकेशन की बात करें तो इसमें 0.4 to 0.6 mg इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिया जा सकता है एनेस्थीसिया देने से 30 to 60 मिनट्स पहले, और इसको रिपीट किया जा सकता है अगर लंबा प्रोसीजर है तो 4 to 6 आवर रिक्वायर्ड पर नीड, या जैसे भी हमें उसकी ज़रूरत हो तो हम उसको अकॉर्डिंग टू द नीड इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद साइनस ब्रैकिकार्डिया की बात करें तो 0.5 to 1 mg और 0.04 mg per kg इंट्रावीनस आफ्टर एवरी 5 मिनट्स, नॉट मोर देन 3 mg, यानी कि हम इसको 3 mg से ज़्यादा नहीं दे सकते और इसको इसी कैलकुलेशन के अंदर इसी तरीके से देंगे IV आफ्टर एवरी 5 मिनट्स। टोटल इसकी जो डोज होगी वो 3 mg से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये 3 टाइम्स जो उसकी some experts suggest that 2 to 3 times IV dose dilute in
3 to 5 ml स्टीराइल वाटर ऑफ इंजेक्शन। और इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी जो डोज है इसको 3 to 4 IV के अंदर इसको जो IV डोज इसकी जब बनानी है तो ये 3 to 5 ml स्टीराइल वाटर ऑफ इंजेक्शन के अंदर या नॉर्मल सलाइन के अंदर इसको मिक्स किया करना जाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से इसका जो ऑब्जर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा बेटर होती है। ब्रोंकोस्पाज्म की बात की करें तो 0.025 mg per kg in 2.5 ml normal saline after every 6 to 8 hours via nebulizer, not more than 2.5 mg dose। तो इसका मतलब ये है कि 0.025 mg per kg के हिसाब से इसको 2.5 ml नॉर्मल सलाइन में हर 6 से 8 घंटे के बाद न्यूबलाइजर के थ्रू दिया जा सकता है, और इसकी जो टोटल डोज है वो 2.5 mg पर डोज से ज़्यादा ना हो। ये ब्रोंकोस्पाज्म के लिए ऑर्गेनोफॉस्फेट की या कार्बोमेट की जो पॉइजनिंग है उसका 2 to 3 ग्राम्स 2 to 3 mg आफ्टर 10 to 20 minutes until patient condition becomes stable। और तो इसका इंट्रामस्कुलर ऑटो इंजेक्टर यूज़ करेंगे जो कि 2 or more अगर 2 or more mild symptoms of nerve agent, nerve gas or insecticide exposure तो administer 1 injection of 2 mg intramuscular। अगर फॉर इंस्टेंस नर्व गैस जब बायोलॉजिकल वॉरफेयर होता है या कुछ कंट्रीज के अंदर जहाँ पे फर्टिलाइजर के प्लांट्स लगे होते हैं तो उसके अंदर नर्व गैस यूज होती है, जो आपके जो ये नर्व होती है नर्व की कंडक्शन को उसको रोक देती है, जिसकी वजह से आपको पैरालिसिस और डिफरेंट नर्व की जो डिजीज होती हैं वो हो जाती हैं। तो उसका अगर वो कहीं पे खुदा न खास्ता ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाए तो फिर उसको IM ऑटो इंजेक्टर यूज किया जाएगा और उसके अंदर 2 mg इंट्रामस्कुलर इसको इंजेक्ट किया जाएगा नर्व गैस से अगर अटैक होता है या कहीं पे नर्व गैस जो है वो यूज होती है या कहीं पे नर्व गैस एक्सप्लोड होती है, कोई भी कंडीशन हो सकती है सर्टेन कंडीशन, या किसी बंदे को नर्व गैस की टॉक्सिसिटी हो जाती है किसी भी कंडीशन में। उसके बाद इसको हम 10 to 15 मिनट्स वेट करेंगे इसका और उसका इफेक्ट देखेंगे। उसके बाद फिर पेशेंट जो उनसे अगर वो सीवियर सिम्टम्स या उसके कोई एडिशनल रिकवर नहीं करता तो फिर हम 10 to 15 मिनट्स के बाद दोबारा से इसको इंजेक्शन देंगे, और इसकी जो फर्स्ट डोज होगी वो पेशेंट के सीवियर सिम्टम्स की तो उसको हम रैपिडली 2 एडिशनल इंजेक्शन उसके अलावा भी देंगे, यानी कि हम उसको मैक्सिमम 3 इंजेक्शन दे सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो पेशेंट को जो सा है थर्ड इंजेक्शन भी 2 mg का ऑटो इंजेक्टर ही दें। और उसके बाद पेशेंट जो है वो अगर फिर भी अनकॉन्शियस रहता है, इफ पेशेंट इज ईदर अनकॉन्शियस और हैव एनी सीवियर सिम्टम्स इमीडिएटली आफ्टर द थर्ड इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर पेशेंट माई लेटरल थाई इन रैपिड सक्सेशन। तो जो उनसे पेशेंट की जो माइल्ड लेटरल थाई है उसको रैपिड सक्सेशन के अंदर मूव करेंगे। ये एक उसके बाद ये इसके एंटीडोट के बारे में डिटेल में बताया था कि किसी को अनसाइक्लिसाइड या टेराफास्फेट की पॉइजनिंग या नर्व गैस की या केमिकल एजेंट की पॉइजनिंग हो उसके इसके अंदर क्या करेंगे। उसके बाद साइलोरा क्लोरोप्लाज्म और जो ये स्पास्टिक कंडीशन होती हैं उसके अंदर गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन के अंदर तो ये पर ओरल रूट से 0.4 mg की टैबलेट देंगे और आफ्टर एवरी 4 to 6 आवर। ये जो साइलोरा होता है साइलोरिया ये बुनियादी तौर पे एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर पेशेंट के मुंह से सिक्रीशंस या ड्रोलिंग की कंडीशन जिसे हम कहते हैं वो हो जाती है, और ये जो पाइलोरोस्पाज्म होता है ये जो स्टमक के अंदर पाइलोरिक स्पिंटर होता है जो पाइलोरिक रीजन होता है ये उसके अंदर स्पाज्म को कहते हैं पाइलोरोस्पाज्म। ये आगे उसकी आगे लिखिए अगर 3 to 7 kg वेट है पेशेंट का तो 0.1 mg देंगे, अगर 3 to 8 kg वेट है तो 0.15 देंगे, अगर 10 to 18 kg वेट है तो 0.2 देंगे। इसी तरह उसकी 18 to 28 है तो 0.3 देंगे, अगर 30 से ज़्यादा है तो 0.4 देंगे। अल्टरनेट डोज पे अगर 5 kg से वेट ज़्यादा है तो 0.02 mg पर kg इनिशियल डोज देंगे। उसके बाद 4 to 6 8 के बाद रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसको हम मेडिसिन देंगे। उसके बाद अगर 4 से कम है 5 kg से कम है या 5 kg के इक्वल है तो 0.02 to 0.01 to 0.02 mg पर kg पर ओरल इसको मेडिसिन देंगे। और ये
4 to 6 आवर के बाद रिपीट होगी और इसकी जो सी डोज है वो 0.01 एम डोज जो सी है ये कम से कम इससे कम ना हो और 0.04 mg पर डोज से ज़्यादा ना हो। आई के अंदर मिड्रियसिस की कंडीशन में जब जो प्यूपिल है वो बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाता है तो उस कंडीशन को मिड्रियसिस कहते हैं। और साइक्लो प्लेजिया जिसके अंदर जो सिलेरी मसल्स होते हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करते तो उसके अंदर इसको देंगे। यूवाइटिस की कंडीशन में से 1 to 2 ड्रॉप्स 4 times a day देंगे। और मिड्रियासिस और साइक्लोप्लेजिया की जो सी कंडीशन होती है इसके अंदर हम इसको 1 to 2 ड्रॉप्स देंगे सोल्यूशन में। जो वो हर मेडिएसिस में हम इसको 7 से और साइक्लोप्लेजिया के अंदर हम इसको 7 से 14 दिन तक मेडिकेशन देंगे। और यूवाइटिस के अंदर हम इसको 4 टाइम्स डेली ड्रॉप्स देंगे 1 to 2 ड्रॉप्स। उसके बाद अगर हम इसकी आईवी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसको हमें जो लार्ज वेन होती है और आईवी ट्यूबिंग के थ्रू 1 to 2 मिनट्स के अंदर इसको इंजेक्ट करना होगा यानी कि टाइम पीरियड के अंदर। अगर आपने फॉर इंस्टेंस 1 mg देना है तो आप इसको 1 to 2 मिनट्स की लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर लार्ज वेन के अंदर इंजेक्ट करेंगे। ऑटो इंजेक्टर यूज करेंगे। शुड हैव अवेलेबल 3 ऑटो इंजेक्टर्स, 1 फॉर माइल्ड सिम्टम्स प्लस 2 for severe symptoms, which is used in each patient at the risk of nerve agent or organophosphate insecticide poisoning। तो इसके अंदर होगा। उसके बाद only administer to patient experiencing symptoms of organophosphate poisoning in a situation where exposure is known or suspected। तो मुझे लगता है कि जब हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो इसके 3 तरह के ऑटो इंजेक्टर होने चाहिए। एक में जहाँ पे पेशेंट में सिम्टम माइल्ड हो, दूसरे में जहाँ पे पेशेंट में सिम्टम स्वेयर हो, तीसरे में जहाँ पे हमें लगे कि शायद पेशेंट को सिम्टम्स हो सकते हैं ये इसको ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हुई है थर्ड उसके लिए। और ऑटो इंजेक्टर जो है वो हमारी जो इनिशियल ट्रीटमेंट है मस्कुलेनिक सिम्टम्स की ऑफ इंसेक्टिसाइड की जो अपीयर होते हैं मेडिकल केयर उसको सॉर्ट आउट इमीडिएटली कर लेना चाहिए। उसके बाद नॉट टू बी एडमिनिस्टर अंटिल साइनोसिस हैज बीन ओवरकम। एट्रोपिन में प्रोड्यूस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड पॉसिबल सीजर इन द प्रेजेंस ऑफ हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की भी हाइपोक्सिया की कंडीशन को भी देखना चाहिए। ऐसा ना हो कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाए जिसकी वजह से हाइपोक्सिया की प्रेजेंस में तो एयरवेज की मेंटेनेंस वगैरह भी देखनी चाहिए। To be used by patient who have had adequate training in recognition and treatment of nerve agent or insecticide intoxication। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये एक ऐसे आदमी से होनी चाहिए जिसके पास मुकम्मल नॉलेज हो इसका इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग का और टॉक्सिसिटी का और वो वेल ट्रेन्ड पर्सन हो। उसके बाद क्लोज सुपरविजन होनी चाहिए हर पेशेंट की 48 to 78 hours। or in severe poisoning and concurrent administration of any anti-convulsant may be warranted if seizure is suspected in an unconscious individual because over jerking may be apparent because of the effect of the poison। तो उसकी डिफरेंट कंडीशंस को सीवियर पॉइजनिंग को भी को-करंट और उसके अंदर जो एंटी कन्वर्सेंट एक्टिविटीज हैं उनको भी हमें मॉनिटर करना चाहिए। हर चीज को मॉनिटरली करना चाहिए। उसके बाद अगर हम इसकी कंपैटिबिलिटी की बात करें तो इसकी कंपैटिबिलिटी ड्यूटामीन के साथ, फ्रोसिमाइड के साथ और मेरोपनम के साथ और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, वरापामिल के साथ, सिरिंज के अंदर पार्शियली सिमेटिडीन, फेनिटाइल, ग्लाइकोपाइरोलेट, हेपारिन, हाइड्रोक्सिलीन, ये मॉर्फिन, पेंटोबार्बिटोल। वाई साइड में इसकी जो कंपैटिबिलिटी है वो KCl के साथ, मॉर्फिन के साथ, विटामिन B, C के साथ, प्रोपोफ्रोल और बाकी जो मेरोपनम ये बाकी जो आपके सामने मैथाडोन इनके साथ इसकी कंपैटिबिलिटी निकलती है। अगर हम इन कंपैटिबिलिटीज की बात करें तो फ्लोक्सीसिन के साथ इसके एडिक्टिव इनकम्पैटिबिलिटी है सिमेटिडीन और विद पेंटोबार्बिटोल अगर ये मिक्स हो तो इसकी इनकम्पैटिबिलिटी निकलेगी। और थायोपेंटोल के साथ और स्पेसिफिक नहीं है लेकिन ये जो अब मैं बता रहा हूँ इसमें एम्पिसिलिन है, डायज़ेपाम है, एपिनेफ्रीन है और नोरेपिनेफ्रीन है।
स्टेबिलिटी की बात करें तो इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर 15 टू 25 डिग्री सेल्सियस पर काउंटर इंडिकेशन में नैरो एंगल ग्लूकोमा, ट्रैकिकार्डिया, अस्थमा, जीआईटी ऑब्स्ट्रक्शंस, उसके बाद सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस, टॉक्सिक मेगाकोलोन और ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। प्रिकॉशंस के अंदर अगर कोई हेपेटिक पेशेंट है या हेपेटिक इम्पेयरमेंट, रीनल इम्पेयरमेंट का पेशेंट है, या किसी पेशेंट को बेनाइन पोस्ट्रेट हाइपरप्लेजिया है या उसको कंजेस्टिव हार्ट डिजीज है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, तो उस कंडीशन में भी इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी या मायोकार्डियल एस्कीमिया है या हार्ट फेलियर और पैरालिटिक इलियस या हेपेटिक इम्पेयरमेंट, हेटियल हर्निया है या इस तरह की रिफ्लेक्स ओसोफेगस हाइपरथायराइडिज्म एनेस्थीसिया ग्रेविस है, तो उसको इस कंडीशन में भी अवॉइड करना चाहिए। टॉक्सिसिटी की बात करें तो 75 mg पर kg ओरल रैट्स के अंदर इसकी टॉक्सिसिटी साइंस है। सिम्टम्स जो है वो है ओवरडोज इंक्लूड पैरालिसिस ऑफ पैरासिम्पैथेटिकली इन्वर्टेड ऑर्गन्स, ड्राई माउथ मेम्ब्रेन, वाइडली डायलेटेड नॉन रिस्पॉन्सिव प्यूपल, ट्रैकिकार्डिया। एंटीडोट के अंदर इसका फिजोस्टिकमीन, इसका एंटीडोट होगा एट्रोपिन का, जिसकी हम स्मॉल इंट्रावीनस जो इंजेक्शन के थ्रू है 1 mg to 4 mg, इसको हम इंट्रावीनसली इंजेक्ट करेंगे फिजोस्टिकमीन को। प्रेगनेंसी कैटेगरी सी है, इसलिए अवॉइड करना बेहतर है। उसके बाद लैक्टेशन के अंदर भी इसको अवॉइड करना बेहतर है क्योंकि इसकी एक्सक्रीशन जो होती है वो मिल्क के थ्रू होती है, लेकिन इसके ऊपर ऐसा डाटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इसके पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट्स को पहले देख लेंगे और इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है और उसको फिर हम कंपेयर करेंगे। अगर हम इसके इंट्रैक्शन की बात करें तो इसके 211 ड्रग्स के साथ इंट्रैक्शन है, 4 मेजर है, 186 मॉडरेट है, 21 माइनर है। इसमें बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स के साथ एपिनेफ्रिन और फूड ड्रग इंट्रैक्शन के अंदर एथेनॉल के साथ इसका इंट्रैक्शन है। 19 डिजीज के साथ इसके एट्रोपिन के इंजेक्शन है, यानी कि इंट्रैक्शन है, यानी कि 19 डिजीज में एट्रोपिन को नहीं देना चाहिए या ये इंटरेक्ट करते हैं, जिसके अंदर जीआईटी ऑब्स्ट्रक्शन है, ग्लूकोमा, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी है, एयरवेज डिजीज है, मस्तीनिया ग्रेविस है, इन्फेक्शियस डायरिया है। एडवर्स इफेक्ट में इसके हेडेक, इंसोम्निया, ड्राई माउथ, अर्टिकेरिया, सीएनएस डिस्टर्बेंस, मेड्रियासिस, हाइपरथर्मिया, ब्रैकिकार्डिया, कार्डिक अरिथमिया, डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग है। ब्रांड नेम एट्रोपिन, इलिटोपाइन, लीड फार्मा की एट्रोपिन जो है वो जेनेरिक नेम है, वो काफी किसी भी कंपनी की हो सकती है। उसके बाद ओप्टा एट्रोपिन, इसका आई ऑइंटमेंट और आई ड्रॉप 1%, ओप्टापाइन हार्मन का 1% आई ड्रॉप। पबकेम, मेड्सकेप, ड्रग्स.com, ड्रग बैंक, FDA और फार्मागाइड से तमाम डाटा मैंने कलेक्ट किया है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया। If you like our content, press like button and turn on notification to get more updates.